आज हम डिस्कस करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। देखिए हम ऑलरेडी पिछले जो वीडियोस हैं क्लियर हैं उसमें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सरासर डिफिनीशन वगैरह कर चुके हैं, लेकिन हम उसको अलग आज मतलब हेडिंग देते हैं, टाइटल देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि आज हम मतलब पूरी अटेंशन दे रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को। देखिए ये बेसिकली हम कहते हैं कि 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी सोल्यूशन की। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो प्रॉपर्टी होती हैं। क्लियर। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तारुली तो आपको मतलब पहले से पता हो चुका होता है। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर 1 मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती हैं। किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करती है। बेसिकली जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती हैं, जो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती हैं। क्या क्लियर है? अच्छा ओके। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती है जो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? जो कि डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन से क्या मुराद है? मोलैलिटी पर डिपेंड करे, मोलैरिटी पर डिपेंड करे, मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करे। इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब ये है कि जब हम एक सोल्यूशन है उनमें जब हम किसी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं तो साथ साथ उनकी कुछ बिहेवियर्स भी मुख्तलिफ होते जाते हैं। क्लियर है? एक सोल्यूशन है, अब हम क्या करते हैं उसमें सॉल्यूट डालते हैं। क्या डालते हैं? सॉल्यूट डालते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसको मोलैरिटी बढ़ती है, उसकी मोलैलिटी बढ़ती है, उसकी फार्मेलिटी वगैरह बढ़ती है, सब कुछ बढ़ती है। अच्छा शॉर्टकट अल्फाज में नंबर ऑफ सॉल्यूट बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ते हैं। अच्छा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ाने से या घटाने से जो प्रॉपर्टी मुख्तलिफ होती जाती है उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। Those property of the solution which change with the change in the number of solute particle in the solution। शॉर्टकट अल्फाज में those property of the solution which change with the change in the number of solute particle in the solution are called colligative property। हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या है? वो हमारा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या था हमारा? लोअरिंग मीन्स कम होना, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि वेपर प्रेशर का कम होना, वेपर प्रेशर का कम होना। आप लोग जानते हैं कि देखें एक कंटेनर है उसमें वेपर ज़्यादा बनते हैं, अगर इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कमज़ोर हो, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, ये वगैरह। देखिए जब हम इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के इर्द गिर्द घूमते हैं उसकी बुनियाद पर हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज़्यादा हो वेपर्स कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बेसिकली आता है किस चीज़ से? वेपर से आता है। क्लियर है तक? देखें लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का यहाँ पर क्या मतलब है? यहाँ पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बेसिकली मतलब ये है कि देखिए एक क्या है हमारे साथ सोल्यूशन है, या सपोज हम इस तरह कहते हैं कि यह हमारे साथ क्या है? एक प्योर सॉल्वेंट है जिसको हम H2O एनीथिंग कंसिडर कर सकते हैं, बेंजीन, अल्कोहल, जो भी कंसिडर हम इसे कर सकते हैं। देखें इसकी सपोज प्योर फॉर्म में सपोज हम कंसीडर करते हैं कि उसका 100 mm ऑफ Hg प्रेशर था, mm ऑफ Hg उसका प्रेशर था। जब हमने इसमें सॉल्यूट जब हमने इसमें डाला तो इसका जो वेपर प्रेशर था, वेपर प्रेशर क्लियर, वो क्या हो गया? कम हो गया। इनकी जो वेपर्स बन रहे थे, सपोज जब हमने इसमें सॉल्यूट नहीं डाला था, जब हमने इसका सॉल्यूशन नहीं बनाया था तो उसके सपोज 10 वेपर्स बनते हैं। जब हमने इसमें सॉल्यूट डाला तो नंबर ऑफ वेपर्स जो होते हैं वो कम होते हैं, धीरे धीरे कम होते हैं जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते हैं। क्लियर है? देखिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल मैथमेटिकल फॉर्म, वो तो जो ओरल फॉर्म है वो तो आपको याद है डिफिनीशन कि व्हाट इज वेपर प्रेशर।
lowering of vapor pressure, the decrease in the vapor pressure, the decrease in the vapor pressure of a solution, the decrease in the vapor pressure of a solution by adding solute particle, by adding solute particle। इस तरह कह सकते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि the decrease in the vapor pressure of a solvent by adding solute particle, it is known as lowering of vapor pressure। वेपर प्रेशर बेसिकली वेपर्स का जो प्रेशर होता है, वेपर्स का जो प्रेशर होता है उनका कम होना किस वजह से, जब हम इसमें सॉल्यूट डालते हैं, जब हम उसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला जाता है। तो देखिए ब्रीफली चले जाते हैं नीचे, देखिए कंप्लीटली हम उसे फाइंड करते हैं और नरेट करते हैं। देखें सपोज हमारे साथ क्या है, ये क्या है, एक वैसे एक सॉल्यूशन है, ये प्योर फॉर्म में है, आप कुछ भी कंसीडर करते हैं, मैं अल्कोहल कंसीडर करता हूँ, अल्कोहल भी, जो भी अल्कोहल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी। अच्छा, यहाँ पर इसका जो वेपर प्रेशर है उसको हम PA0 से शो करते हैं। जब हम इसमें सॉल्यूट डालते हैं, सॉल्यूट, तो इसका क्या बन जाता है, वेपर प्रेशर क्या सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्यूट जब इसमें हम डालते हैं तो उसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन तो आप लोग जानते हैं, सॉल्यूशन बन जाता है। अच्छा, सो यहाँ पर उसका जो प्रेशर होगा उसको हम PA से शो करते हैं। क्लियर? सो इसका मतलब ये है कि जब हम एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो उनका PA कम हो जाता है PA0 से। MCQs के तौर पर जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डालते हैं, तो क्या हो जाता है कि इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इस सॉल्वेंट का इस अल्कोहल का सपोज या इस अल्कोहल का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। आसान है। अच्छा, सो देखें इसको हमने यूं प्रूफ किया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देखिए राउट्स लॉ आप देख सकते हैं, क्लियर, राउट्स लॉ इसी चैनल पर मौजूद है। हमने यूं लिखा था कि डेल्टा P डिवाइड बाय P0 A इज इक्वल टू डेल्टा P माइनस PA0 A। यहाँ पर A क्या शो करती है, P0 A प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर होता है, प्योर फॉर्म में जो अल्कोहल का वेपर प्रेशर होता है उसको हम सपोज इस तरह शो करते हैं, इस तरह शो करते हैं, PA से शो करते हैं, लेकिन नॉट इसलिए ताकि हम लोग डिफरेंशिएट कर सकें। इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है। समटाइम B की जगह वो 2 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं, A की जगह वो 1 लिखते हैं, आप कुछ भी कंसिडर करें, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो चेंज इन वेपर प्रेशर होता है, देखिए यहाँ पर इसका वेपर प्रेशर इतना था, अब इतना हुआ, इसे हम चेंज कहते हैं। क्लियर? चेंज इन वेपर प्रेशर रिलेटिव टू सम स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर। सम स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर क्या है, ये स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर है उसका, प्योर फॉर्म में जो उसका वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, उसे हम स्टैंडर्ड मानते हैं। चेंज इन वेपर प्रेशर रिलेटिव और रेशियो टू प्योर फॉर्म वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। क्या मतलब है इसका, सॉल्यूट बढ़ाने से किसी मिक्सचर में, किसी सॉल्वेंट में, किसी मिक्सचर में सॉल्यूट की मिकदार बढ़ाने से उनका वेपर प्रेशर घटता है अगर ये सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। इस तरह प्रूफ किया था। क्लियर है? सो मैं इसे मिटाता हूं और इसे मज़ीद एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि आप लोग इसके ये ज़रिए से कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। तो देखिए आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो डेल्टा P0 है, डेल्टा P वो असल में इस तरह है कि हम कहते हैं कि जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो हम इस तरह लिखेंगे P0 A माइनस P0 A माइनस PA प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर डिवाइड बाय P0 A इज इक्वल टू
X2 इस तरह है, लिख सकते हैं इसे इस तरह। क्लियर है? अच्छा, सो अब देखें, क्या मैं इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ, P0 A माइनस PA डिवाइड बाय P0 A इज इक्वल टू, यहाँ पर आए मोल फ्रैक्शन तो आप लोग जानते हैं, मोल्स ऑफ, देखिए चलो मैं इसको अब B से शो करता हूँ ताकि हमें पता चल सके, 2 की जगह मैं B लिखता हूँ ताकि हमें पता चल सके। B मोल्स ऑफ B डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B प्लस मोल्स ऑफ A लिख सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब ये है कि सम टाइम जो एग्जामिनर होता है वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपसे सॉल्यूट के मोल्स के मुतालिक वो पूछ सकता है, या आपसे सॉल्वेंट के मोल्स के मुतालिक वो पूछ सकता है, एक और टाइप के क्वेश्चंस। देखें, आपका जो एग्जामिनर है वो इसके मुतालिक भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको रेडी होना चाहिए, जितनी भी एंगल हो वो आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंपल पुटिंग है। जब ये अगर आप लोग ये जानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सारे फॉर्म जानते हैं, लेकिन शेयर करना तो लाजमी है। देखें मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी कौन है? बी सॉल्यूट है। यहाँ पर मास ऑफ बी डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी प्लस यहाँ पर देखें मास ऑफ ए डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ए। देखें, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपसे कुछ भी वो पूछ सकता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, साथ साथ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, प्योर फॉर्म में जो प्रेशर होता है वो भी पूछ सकता है। कुछ भी इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। तो MCQ क्या थी? नंबर 1, जब हम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में डालेंगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा। When we add a non-volatile and non-electrolyte solute in a volatile substance, then the vapor pressure of this volatile substance will be decreases. Number 1. Number 2 क्या है? The change in vapor pressure, the decrease in vapor pressure of any solvent of any solution is equal to have direct relation with the concentration of the solute. Means increasing concentration of the solute, the change in the vapor pressure will occur, will increases. Clear? Change in vapor pressure increases as the solute that is non-volatile and non-electrolyte concentration increases. क्लियर? सो ये 2 इंतहाई ही इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल के लिहाज से ये इंतहाई क्या है? इम्पॉर्टेंट है। सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको यहाँ से भी क्लियर है कि लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हैव इज इक्वल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। क्लियर है? अच्छा, इट मीन्स ये मोल फ्रैक्शन चेंज इन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओनली सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। सॉल्वेंट तो वैसे ही उसकी तो अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन हम उसकी प्रॉपर्टी को इंटरप्ट करते हैं, उनमें दखल अंदाजी करते हैं जब सॉल्यूट डालते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल है, वाटर है। क्लियर है? अब वाटर और अल्कोहल की अपनी क्या है? एक वेपर प्रेशर है। क्लियर? जब हम इस तरह करते हैं कि हम इसमें ग्लूकोज डालते हैं, क्या डालते हैं? ग्लूकोज डालते हैं, तो क्या हो जाता है कि ग्लूकोज बजाते खुद नॉन वोलेटाइल है, वो क्या करता है? वो अल्कोहल या फिर वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्करेज करता है, उसकी हौसला शिकनी कर देता है और उसे कहता है कि यार मैं नॉन वोलेटाइल हूँ, मैं स्टेबल हूँ, आप मेरी तरह बन जाए, मतलब आप मेरे साथ बॉन्ड बनाए, मेरे साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। आपको वोलेटाइलनेस की क्या ज़रूरत है? तो वोलेटाइल नेचर उसकी कम बन जाती है, उनके दरम्यान हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। क्लियर? और ग्लूकोज जो हमने डाला है नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि नॉन वोलेटाइल एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल मीन्स जिसके वेपर ना बन सके, बहुत कम बन सके, या ना नेग्लिजिबल हो, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कि जब आप उसे किसी सपोज प्योर वाटर में डालते हैं
तो उनकी उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी में इजाफा नहीं होता। मतलब पानी है, आपने उसमें ग्लूकोज डाला, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बिजली की जो पासिंग है उसमें क्या एफिशिएंसी बढ़ रही है, क्या करंट बढ़ रही है, क्लियर है, क्या फ़ायदा दे रही है। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस तरह एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक गिलास है, डिस्टिल वाटर ले, डिस्टिल वाटर तो आप जानते हैं, डिस्टिल वाटर इस गिलास में ले लें, इसमें ले लें, ग्लास में ले लें, क्लियर, कोई लोहे वगैरह का नहीं। इस तरह देखें एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से, थोड़ा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें, आप लोगों के तो घरों में तो वैसे ही प्लास्टिक के कंटेनर या ग्लास के कंटेनर होते हैं। अच्छा, तो इस तरह कर लें कि आपके पास बैटरी होनी चाहिए, बैटरी यहाँ पर आपके पास बैटरी होनी चाहिए, क्लियर है। आप इस तरह कर ले कि आप इसमें प्योर वाटर ले, डिस्टिल वाटर जानते हैं, डिस्टिल वाटर वो वाटर होते हैं जिसको आप वेपराइज करते हैं और वेपर से दोबारा कंडेंस कर लेते हैं, फिर से पानी बना लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है, किस मकसद के लिए, कि आपको नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट की समझ आ जाए, क्लियर है। इलेक्ट्रोलाइट वही होगा जो करंट पासिंग में मदद दे सके। अच्छा, इसमें आपने क्या ले लिया, H2O ले ली, क्लियर, और इसमें भी H2O है, क्लियर है। आप इस तरह करते हैं कि आप इस सॉल्यूशन में डालते हैं H2O, देखें, और इस तरह करते हैं कि देखें ये आपका क्या है, बल्ब है, DC बल्ब है, क्लियर। आपने उसको इसके साथ कनेक्ट किया, तो जब आपने इसके साथ कनेक्ट किया तो देखिए कुछ यूँ कनेक्ट किया, कुछ यूँ, देख कनेक्शन का तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, देखें। अच्छा, कुछ यूँ कनेक्ट किया कि देखिए इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया, या फिर इसको डायरेक्ट एक साइड को डायरेक्टली कनेक्ट करें। देखिए मैं इसको भी मिटाता हूँ कि आप लोगों के जहन से ये भी दूर हो जाए। बैटरी के तो दो टर्मिनल्स होते हैं, इस तरह होती है बैटरी, क्लियर। सपोज इस तरह की एक बैटरी है, तो देखिए उनके दो टर्मिनल्स होते हैं, एक टर्मिनल को आपने फौरन सीधा कनेक्ट किया इस तरह, यह बल्ब है आपका, जिसे आप जो भी कह सकते हैं, आपका जो जिसे लाइट बनती है वो वाली बल्ब, क्लियर है। अच्छा, और इसका किस तरह किया, देखिए ये डायरेक्टली अटैच है, और ये इसका वन साइड यहाँ पर अटैच की, इस पानी में डबो दी, और दूसरा साइड, और यहाँ से एक वायर यहाँ पर अटैच किया, क्लियर। आपको पता चलेगा कि ये बल्ब नहीं जलती। अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डाल दें, क्या डाल दें, सोडियम क्लोराइड, तो ये बल्ब जो है ना फौरन जलना स्टार्ट करेगा। अगर आप इसमें HCl डालते हैं, जलना स्टार्ट करेगा, H2SO4 डालते हैं, स्टार्ट करेगा, क्लियर है, इजी है। चलो अब हम एक और भी कर लेते हैं। यहाँ आपका क्या है, आपका लाइट है, क्लियर है, बल्ब है, एक साइड को आप फौरन डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरी साइड का आप इस प्लास्टिक या ग्लास का जो कंटेनर है, एक साइड को यहाँ पर डबो देते हैं, दूसरा वायर यहाँ पर, क्लियर। जब कनेक्शन हो जाती है तो यह नहीं जलती। अगर आप इसमें ग्लूकोज डाल दें, ग्लूकोज, तो फिर कोई असर नहीं होता, फिर नहीं जलता। इसका मतलब ये है कि जिससे जलने का प्रोसेस ये बल्ब को सपोर्ट देती है वो इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब उससे बिजली पास होती है। सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट है, आयोनाइज होता है, उनके चार्जेस बनते हैं, जिसके चार्जेस बनते हैं शॉर्टकट, जिसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बनते हैं सॉल्वेंट में डालने से इलेक्ट्रोलाइट हैं, और जिसके चार्जेस ना बन सके नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर है। अच्छा, देखें यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, मैं 2-3 न्यूमेरिकल्स हल करने की कोशिश करता हूँ कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। आप इसे नोट डाउन कर लें, इसे नोट डाउन कर लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल लिखते हैं। वो न्यूमेरिकल कुछ यूँ है कि देखें, अच्छा चलो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैं न्यूमेरिकल इसलिए साथ लिखता हूँ ताकि आपके साथ जो अपडेट नोटिफिकेशन है, अपडेट कंटेंट्स हैं, वो आप लोग के साथ शेयर किए जाएं, क्लियर। सम टाइम इस तरह होता है कि सम कंटेंट्स इंसान भूल जाते हैं, क्लियर। इसलिए मैं साथ लेता हूँ हार्ड कॉपी की फॉर्म में।
तो देखें एक चीज़ जो मैं भूल चुका हूँ वो क्या है, वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के मुतालिक उसका ग्राफ। देखिए यहाँ ये साइड क्या शो करती है, टेम्परेचर शो करती है, टेम्परेचर, क्लियर है। और आपका ये साइड ये क्या शो करती है, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आप यहाँ पर वेपर प्रेशर किस चीज़ की शो करती है, P0A जो प्योर फॉर्म में है एंड PA सॉल्यूशन फॉर्म में, दोनों फॉर्म में वेपर प्रेशर हम यहाँ से शो करते हैं। सो देखें हम पहले सॉल्वेंट प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म के लिए लिखते हैं। देखें प्योर फॉर्म का जो वो होगा वेपर प्रेशर क्लियर इस तरह होगा, क्लियर। वेपर प्रेशर देखें यहाँ सपोज हम इस टेम्परेचर की वैल्यू देते हैं 0 1 2 3 4 5 6। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कि यहाँ पर तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 डिग्री सेल्सियस पर उनका वेपर प्रेशर कितना है, 6 है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेपर प्रेशर कितना है, 6 है। क्लियर है ये पॉइंट। अच्छा मैं मिटाता हूँ अभी। ये सॉल्वेंट प्योर फॉर्म के लिए, ये किसके लिए, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, मतलब P0 के लिए शो किया जाता है, P0A प्योर फॉर्म के लिए। अब हम सोल्यूशन के लिए शो करते हैं। देखें सोल्यूशन के लिए अब आप लोगों की दिखाई दे रही है कि देखें यहाँ पर टेम्परेचर देखें यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस पर वेपर प्रेशर 3 है। सपोज कर ले यहाँ पर देखें यहाँ पर 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कितना है, 2.5। यहाँ पर देखें यहाँ पर 5.6 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर कितना है, 6। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तकरीबन 3.2 पर प्रेशर कितना है, वो तकरीबन कितना है, 5.6। मतलब ये है कि आपको जो ये दिखाई दे रही है उसको टेम्परेचर की कम रिक्वायर्ड होती है और प्रेशर को उनका बहुत जल्द बढ़ जाता है। दिखाई दे रही है। देखें इसका 1, इसका उनका वेपर प्रेशर 3 है, लेकिन अगर आप इसके लिए लिखें तो यहाँ पर आप देखें यहाँ पर उनका वेपर प्रेशर क्या है, 2.5, लेकिन टेम्परेचर 3 रिक्वायर्ड कर रहा है। मैं नहीं कहता कि मैंने बिल्कुल ये वैल्यू ये सिंपल आप लोगों को समझाने के लिए की, मुख्तलिफ लिक्विड्स की मुख्तलिफ वो नेचर हो सकती है। क्लियर है। कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब इनका जो प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट है, प्योर फॉर्म में जो सॉल्वेंट है वो 1 सेल्सियस पर इतना वेपर प्रेशर देता है, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में 3 सेल्सियस पर वो 2.5 देता है। क्लियर समझ आ रही है। उनके लिए जो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है उनको ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, जो प्योर फॉर्म में होते हैं उसको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अच्छा इसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। इजी है। अच्छा सो चलते हैं आगे चलते हैं। ये क्लियर होगी या रिपीट किया जाए। क्लियर। आप देखिए जनरली सोचें, देखें मैं प्योर फॉर्म के लिए लिखता हूँ P0A के लिए। देखिए जब वो प्योर फॉर्म में होता है सोल्यूशन फॉर्म में नहीं। देखिए वेपर प्रेशर कितना होता है, 1 होता है सपोज m(Hg) वगैरह, तो टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड होता है, 1 सेल्सियस। क्लियर। इस फॉर्म के लिए देखें यहाँ पर आप लोग अगर देखें, चलो हम यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर देखें यहाँ पर वेपर प्रेशर सोल्यूशन के लिए कितना है, वेपर प्रेशर उसका 2.5 है, लेकिन टेम्परेचर को देखें, टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड कर रहा है, टेम्परेचर वो रिक्वायर्ड कर रहा है 3। क्लियर है। अच्छा तो इसका मतलब ये है ये 1 केल्विन पर 1 शो कर रहा है, तो 3 केल्विन पर 3 शो करेगा। 1 केल्विन पर 1 तो 3 केल्विन पर 3 वेपर प्रेशर। यहाँ पर देखें यहाँ पर ये 3 केल्विन पर या 3 सेल्सियस पर 2.5 वेपर प्रेशर शो कर रहा है। क्लियर है। अच्छा समझ आ रही है। अगर ये 1 केल्विन पर 1 वेपर प्रेशर है तो 3 केल्विन पर 3, यहाँ पर देखें ये 3 केल्विन पर 2.5, ये 3 केल्विन पर 3 शो कर रहा है। मतलब ये है कि उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका। ये कौन है, ये सोल्यूशन फॉर्म में है।
सोल्यूशन फॉर्म में वेपर प्रेशर, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। इजी है। अच्छा, न्यूमेरिकल किया जाए, आप नोट डाउन कर लें, दिखाई दे रही है। चलो ठीक है, मिटाया जाए। अच्छा, दो न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए ऑलरेडी वो स्टूडेंट्स जो ये मतलब लेक्चर्स तारुली देख रहे हैं उनको ये न्यूमेरिकल पुराने लग रहे होंगे कि ये देखो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इससे आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। देखें ये हमारे साथ क्या है, एक सॉल्वेंट है। देखें शॉर्टली डायग्राम से आप लोगों को समझाता हूँ। ये क्या है, सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट में कौन है, H2O मौजूद है। क्लियर, कौन मौजूद है, H2O। यहाँ पर ये सॉल्वेंट मोल्स कितने हैं सॉल्वेंट ऑफ H2O के, वो हैं 20 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्वेंट इज 20 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वाटर को सपोज हम इससे शो करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं 600 mm ऑफ Hg एट सर्टन टेम्परेचर। क्लियर है। देखिए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इतने हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर इन अ प्योर फॉर्म हो इतना है। अच्छा, तो देखें इसमें हमने सॉल्यूट डाला है। क्या डाला है, सॉल्यूट। अच्छा, सॉल्यूट हमने डाला, सॉल्यूट कौन था, सक्रोज था। क्लियर। अच्छा, इसके कितने मोल्स डाले हैं हमने, सक्रोज के हमने 3 मोल्स डाले हैं। सक्रोज के हमने 3 मोल्स डाले हैं, और साथ साथ वो हमसे पूछ रहे हैं कि जब हम इसमें 3 मोल सॉल्यूट डाल जाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना बन जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना बन जाएगा, या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर कितना बनेगा। क्लियर है, एक ही बात है। तो देखिए फिर से देखिए, मोल्स ऑफ ये दिस सॉल्वेंट इज 20 मोल्स, पार्शियल प्रेशर इज 600 mm ऑफ Hg। जो सॉल्यूट डाला है उनके 3 मोल्स हैं, और पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो हमसे फाइंड करना चाहते हैं। क्लियर। या इस तरह क्वेश्चन इस तरह भी हो सकता है। क्वेश्चन बेसिकली ये है कि चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया, चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया, मतलब कि डेल्टा पी कितना आया। क्वेश्चन बेसिकली ये है। अच्छा, सो देखें मालूम किया जाए। चलो यहाँ पर देखें, हम जानते हैं कि रिलेटिव वेपर प्रेशर पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए, ये तो आप लोग जानते हैं x2 या xb हम यहाँ पर लिखते हैं xb। क्लियर है, ये है ठीक है x। तो देखें पी नॉट ए ऑफ सॉल्वेंट कितना है 600 चलो mm ऑफ Hg नहीं लिखते, 600 है, माइनस पी ए हम फाइंड करेंगे, पी ए नॉट फिर भी 600 है, इज इक्वल टू, इसे हम किस तरह मालूम करेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं 3 हैं, डिवाइड बाय फिर 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। अच्छा, सो देखिए इससे मजीद क्या बनेगा हमारा आंसर देखिए यहाँ पर लिखते हैं, उधर लिखते हैं। अच्छा, तो देखें ये इससे 23 बन रही हैं। क्लियर। तो चलो ऊपर आते हैं। चलो शॉर्टली, चलो ठीक है, फिर भी देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 1200 बन जाएगा, इज इक्वल टू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से, और ये 23 है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से 23 इंटू 600 माइनस पी ए, 600 माइनस पी ए। क्लियर है। अच्छा, दिखाई दे रही है यहाँ पर 600 माइनस पी ए। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, मजीद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, देखिए इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। देखिए आप इस तरह कर लें कि आप डिवाइड करें बोथ साइड को 23/23, ये और ये कैंसल 1200 डिवाइड बाय 23 इज इक्वल टू 600 माइनस पी ए। क्लियर। इसको हम इधर ले आते हैं, इसको उधर ले आते हैं। सो पी ए इज इक्वल टू
क्या बन के, बाकी तो हमसे वीडियो लेंथी हो जाती है। क्लियर। सो मुझे उम्मीद है कि आप ये सॉल्व कर सकेंगे, ये मैथमेटिकल फॉर्म आप सॉल्व कर सकेंगे। क्लियर। सो दिस इज ये सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो प्रेशर होगा, किस चीज़ का प्रेशर होगा, जो आपके पास एट द एंड आता है। क्लियर। हल कर सकेंगे। क्लियर, क्योंकि जो इससे टाइम मतलब हमारा बढ़ता है। सो यहाँ पर जो आंसर आता है इसका, ये क्या है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है। इजी है। अच्छा, सो आखिर में इस तरह आप लोग करेंगे कि देखें पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू चेंज इन वेपर प्रेशर। सो देखें इससे जो आंसर आता है वो क्या होगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा, सॉरी वेपर प्रेशर होगा। यहाँ पर जो आंसर आता है इससे वो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का। सो देखें ये सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो तो ये है, सॉल्वेंट का ये है। सो सॉल्वेंट से सोल्यूशन का सब्सट्रैक्ट करें, वो चेंज इन वेपर प्रेशर आ जाएगा। इजी है, इतना चेंज आ जाएगा। इजी है। अच्छा, सो ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर। सो प्योर फॉर्म से ये सब्सट्रैक्ट करें, जो आंसर आ जाएगा वो चेंज इन वेपर प्रेशर और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्लियर। सो मैं कोशिश करता हूं ताकि वीडियो हमसे ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। क्लियर। सो बस एक और न्यूमेरिकल करते हैं। देखें यार, एक मिटाने में इतना वक्त लग जाता है। क्लियर। देखिए आप लोगों की मैथ्स मजबूत होनी चाहिए, आप लोगों की मैथ्स मजबूत होनी चाहिए। क्लियर। सो देखें अगला क्वेश्चन कुछ यूँ है कि आपके पास ये एक क्या है, बड़ा सा जो भी आप कहते हैं वही है। क्लियर। अच्छा, इसमें क्या मौजूद है, इसमें मौजूद है C6 एंड H6। आप लोग इसे जानते हैं, इंतहाई ही मशहूर है। और इसका वो कहते हैं कि इसका जो मोलर मास है, मोलर मास वो कितना है, वो 78.1 है। क्लियर। बुक कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, और इसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज 122 टार। क्लियर। ये इसका यहाँ इसमें क्या है, बेंजीन है C6H6 इसमें मौजूद है। क्लियर। इसका मोलर मास इतना है, पार्शियल प्रेशर इसकी इतनी है। मजीद वो क्या कह रहा है। अच्छा, इसमें हमने मास ऑफ बेंजीन, मास इसका जो मास है वो कितना है, 300 ग्राम। अच्छा, मजीद वो क्या कह रहा है, कहते हैं जो सॉल्यूट हमने डाला है, सॉल्यूट हमने इसमें क्या डाला, सॉल्यूट डाला, इसमें हमने सॉल्यूट डाला। अच्छा, सॉल्यूट कितना डाला, 20 ग्राम, 20 ग्राम सॉल्यूट डाला। हमसे क्वेश्चन ये है कि ऑफ मोलर मास देखें, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करें। शॉर्ट इसलिए पुट कर रहा हूँ ताकि क्या हो जाए, ज़्यादा टाइम ना ले। और सॉल्यूशन का जो पार्शियल फॉर्म में वेपर प्रेशर है वो 120 टार है। देखें डेटा एक मरतबा फिर रिवाइज किया जाए। एक सॉल्यूशन है, किस चीज़ का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट हमने डाला। क्वेश्चन कुछ यूँ होता है, अ सॉल्यूशन in which 20 gram of solute is dissolved. A solution in which 20 gram of solute is dissolved. Find the molar mass of this solute if the molar mass of benzene, is that, partial vapor pressure of benzene is that, mass of benzene is that, and partial और द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज दैट। हल कर सकते हैं। मोलर मास अब हम फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर देखें, हम जानते हैं कि PA0 माइनस PA डिवाइड बाय व्हाट, डिवाइड बाय PA0 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू XB। फर्स्ट फॉर्म में चलो हम इस तरह लिखते हैं। क्लियर। अच्छा, क्या मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ, देखकर यहाँ पर लिखना चाहता हूँ ताकि हमसे डेटा मिस यूज ना हो जाए। देखें PA0 कितना है, PA0 122 टार। PA0 क्या है, प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 122 माइनस, ये हम फाइंड करेंगे
पी ए तो हम फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय वो क्या है ये पी ए नॉट, वो तो हमारे साथ गिवन है बुक के लिहाज से, इज इक्वल टू, अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं इसके ये जो हमारे साथ क्या है सॉल्यूट है उनका मोलर मास फाइंड करेंगे। ठीक है, सो देखें हम यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पर मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ ए, इस तरह लिखेंगे। आप नोट डाउन कर ले, नोट किया? अच्छा, क्या मैं इसकी जगह इस तरह लिख सकता हूँ, मोल्स बराबर होता है मास डिवाइड बाई मोलर मास, मास डिवाइड बाई मोलर मास, मास डिवाइड बाई मोलर मास, मिटाऊँ इसे? अच्छा, सो देख क्या हम इस तरह लिख सकते हैं कि मास ऑफ बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी, मास ऑफ बी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ बी प्लस मास ऑफ ए डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ए, लिख सकते हैं? तो चलो लिखते हैं। अच्छा, सो देखें 122 माइनस पी ए डिवाइड बाय 122 इज इक्वल टू मास ऑफ बी तो कितना है 20 ग्राम है। अच्छा, तो देखें 20 ग्राम मोलर मास हम फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय मास 20 ग्राम है, मोलर मास हम फाइंड करेंगे ऑफ बी का, प्लस मास ऑफ ए कितना है 300 ग्राम, मोलर मास 78.1 क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रही तो मैं थोड़ा यू कर देता हूँ, क्लियर है? यहाँ तक इजी है? चलो, दिखाई दी? अच्छा, देखें लिख सकते हैं ना सिंपल पुटिंग की, अगर आपको दिखाई दे नहीं दे रही फिर भी देखें, मास ऑफ बी सॉल्यूट का मास डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये तो हम फाइंड करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वही लिखा है हम नीचे। अच्छा, तो देखें मैं इसे मिटाता हूँ और एक अलग देखें इजी है। देखें चूंकि डेटा लंबा चौड़ा है इसलिए क्वेश्चन भी लंबा चौड़ा बन जाता है। अच्छा, देखें हम क्या करेंगे, मज़ीद जो करना है वही करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इस तरह और इस तरह। अच्छा, तो देखें 122 मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड 20 है, क्लियर दिखाई दे रही है? अच्छा, सो 20 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी इज इक्वल टू 122 मल्टीप्लाइड बाय 120। अच्छा, ये इस तरह की मल्टीप्लिकेशन इसकी होगी, इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ बी प्लस 300 डिवाइड बाय 78.1, क्लियर? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, मिटाऊं इसे? अच्छा, अब देखें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इसका इसके साथ 122 अच्छा सही है ना, 122 माइनस पी ए, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड होता है तो ऐड कर लेते हैं, अगर ये ऐड होते हैं तो ऐड कर लेते हैं, क्लियर है? क्या ये इजी होगा आप लोगों के लिए? देखिए 0 2 दूनी 4 1 डिवाइड बाई एम बी मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, देखें इसको इससे डिवाइड कर लें, ये तो आपस में ऐड नहीं हो सकते ऐड, क्लियर है? तो देखें इसको मैं अगर सिंपल फॉर्म में देखें, ये तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 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 बाकी तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे एम भी निकाल सकते हैं, क्लियर है? निकाल सकते हैं। देखें
इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। नंबर 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें। क्लियर? बाकी हल कर सकते हैं। क्लियर? सम स्टूडेंट्स बुरा मानते हैं, लंबी हो जाती है वीडियो, क्योंकि हम ज़रूर कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन तो सम टाइम अक्सर स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्यों कहते हैं कि यार कैलकुलेशन को तरजीह नहीं देते। क्लियर? सो कैलकुलेशन ये जो वो होती हैं डेटा, वो तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, इसलिए हम वैल्यूज़ को मतलब उस तरजीह नहीं देते। क्लियर है? सो कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी एंड बी अटेंटिव, और आपके जो मकासद हैं वो मजबूत होने चाहिए, आपका हौसला मजबूत होना चाहिए। कामयाबी की जो वो होती हैं जड़, कामयाबी का जो बैकबोन होता है वो हौसला होता है, ना टैलेंट होती है, कुछ भी नहीं होता। हौसला जो होता है वो इंसान को कामयाब बना देता है। सो ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ एंड वर्क रेगुलरली thoroughly. Clear? So goodbye and good luck.